get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात की थी कि भाई डाइवर्सिटी जो है वो खाली लोगों के बीच में उनके क्लॉथिंग मीन्स लोगों के बीच में रिलीजियस बैकग्राउंड या रीजनल बैकग्राउंड या एक्सेंट या बातचीत करने का तरीका है ना, इसके कारण ही नहीं आती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये बेसिकली उनके क्लॉथिंग यानी उनके पहनावे, उनके खाने की हैबिट हो गया, उनके काम करने का तरीका हो गया, है ना, या उनकी लाइफस्टाइल हो गई, ये सब चीज़ों में डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 में हम लद्दाख और केरल के एग्जाम्पल के साथ इस जो पर्टिकुलर टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे दो एरिया हैं, दो अलग अलग रीजन है, एक हो गया आपका लद्दाख, एक हो गया आपका केरला। तो लद्दाख के बारे में अगर कहा जाए तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो जम्मू और कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो पहाड़ है यानी वहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ वहीं एक डेजर्ट पड़ता है जिसे हम लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर सा एरिया है ना। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड विथ स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत मीन्स पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन बहुत कम मात्रा में हम यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन की मात्रा मीन्स बारिश बहुत कम होती है और ज़्यादातर साल के ज़्यादातर समय यहाँ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो स्नो से कवर्ड रहता है। ठीक है। कुछ ट्रीज़ यहाँ पे उगती है, कुछ पर्टिकुलर ट्रीज़ यहाँ पे उगती है। पानी पीने के लिए लोगों को बर्फ़ के पिघलने का रास्ता देखना पड़ता है जो कि समर के मंथ में होता है। ठीक है। और पीपल्स यानी यहाँ के लोग जो है वो शीप और गोट का पालन ज़्यादा करते हैं। गोट जो होते हैं इस रीज़न के वो थोड़े स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो पाशमीना वूल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ के जो भेड़ होती है ना, बकरे जो होते हैं यानी जो भेड़ होते हैं, भेड़ से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है ना, ऊन मिलता है। तो ये जो है पर्टिकुलर पाशमीना वूल जो क्वालिटी होती है ऊन की, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने वाले भेड़ होते हैं। एंड दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पाशमीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो बेसिकली ये जो पाशमीना शॉल जो होती है, इससे जो प्रोडक्ट रेडी होता है पाशमीना शॉल, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और जो लोग हैं लद्दाख के जो लोग हैं इस पाशमीना यानी इस वूल को बहुत केयरफुली कलेक्ट करते हैं गोट से और इसे बेचते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स को। और ये पाशमीना शॉल जो होता है ये चीफली वुमन इन कश्मीर, और इसे एक्चुअली ये शॉल जो है ये कश्मीर में रेडी किया जाता है। और लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें लद्दाख से प्रोवाइड होता है, लद्दाख से मिलता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस product like cheese and butter. Each family owns some goats, cow and cows. तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? मीट खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट जो बने होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं जो मिल्क से बने हुए होते हैं, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये ज़्यादातर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हर घर में कहीं मीन्स गोट यानी गाय हो सकती है, गाय भेड़ है ना, या याक जो होते हैं, याक काऊ जो होते हैं, है ना, वो भी पाए जाते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट अरे यार बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। यानी डेजर्ट होने के कारण ये ऐसा नहीं है कि लद्दाख जो है वो मीन्स जो ट्रेडर्स है उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित नहीं करता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल्ड एंड टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो यहाँ से ऐसा कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे रूट आपको ट्रेड रूट देखने मिलेंगे जहाँ से ये जो तिब्बत लोग जो हैं, तिब्बत लोग
तिब्बत कह सकते हैं या कारवंस कह सकते हैं, जो कि ट्रैवलिंग करके आते हैं और यहाँ से सामान खरीद के अपनी जगह पे बेचने के लिए ले जाते हैं। दिस कारवंस कैरीड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और ये जो तिब्बत होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये व्यापारी जो होते हैं ये आते हैं और यहाँ से टेक्सटाइल खरीद के ले जाते हैं, स्पाइसेस खरीद के ले जाते हैं, रॉ सिल्क खरीद के ले जाते हैं, है ना, कारपेट भी खरीद के ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे आप इमेज में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इमेज जो दिख रही है आपको, ये पूरा पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, ये पूरा जो होता है ये क्या होता है, आपका पहाड़ी इलाका होता है। द ड्राई बैरन लैंड ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ये पूरा पहाड़ी इलाका और ये पूरा का पूरा सूखा इलाका है ना। लद्दाख में और थोड़ा आगे देखा जाए तो बुद्धिज़्म जो है ये तिब्बत लोगों के द्वारा लाया हुआ है लद्दाख में। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ठीक है, लद्दाख को हम ना लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम जो है यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था इस रीजन में, इस्लाम जो है वो 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, यानी आ चुका था, है ना। और देयर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी देखने मिलेगी लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स। लद्दाख में बहुत सारे यानी आपको ट्रेडिशन में वहाँ यहाँ पे कई सारे मीन्स ओरल गाने और कविताएं भी सुनने मिलेगी। लोकल वर्जन जो है तिब्बतियों का, ठीक है, वो बहुत सारे जैसे केसर सागा, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती है और गाया जाता है। मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों मिलके इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और गाते भी हैं। अब वहीं बात करते हैं केरला की, तो केरला जो स्टेट है वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के। ठीक है, और ये जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है और कुछ पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव, कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर किस चीज़ की खेती की जाती है, यानी क्या चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए पीपर पाया जाता है, फिर पेपर पाया जाता है, या आप कह सकते हैं क्लोव्स यानी कि लौंग पाया जाता है, कार्डेमम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ की पहाड़ियों पे ये सब स्पाइसेस मिलते हैं और ये स्पाइसेस जो हैं इन्हीं ने इस रीजन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है लोगों के लिए, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए। जेविश और अरब जो व्यापारी थे वो सबसे पहले यहीं आए थे। ऐसा कहते हैं कि जो अपोस्टल क्रिस्ट सेंट थॉमस जो हैं वो भी यहीं से होके गुजरे थे और 2000 साल पहले वो गुजरे थे, और उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यानी इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो उन्हीं ने मीन्स इंट्रोड्यूस कराया या लेके आया है, अपने साथ लेके आए हुए थे। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे अरब व्यापारी भी थे, है ना, अरेबिया के अरब व्यापारी भी थे जो यहाँ पे सेटल डाउन हो चुके हैं। देखिए एक बहुत अच्छा नाम है इब्न बटूटा, है ना, इब्न बटूटा हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर एगो। ठीक है, इब्न बटूटा एक ट्रैवलर था जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए गया है, जो कि 700 साल पहले, करीब 700 साल के भी पहले वो यहाँ से होते हुए गया है, यहाँ से ट्रैवल करते हुए गया है। उसने लिखा है अपने ट्रैवलॉग में, उसने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है मुस्लिम लोगों की। ठीक है, द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट इन द इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। तो वास्को डी गामा आप सब लोग जानते हैं वो कौन थे, है ना। तो वास्को डी गामा जो है वो जब यूरोप से इंडिया की तरफ आए तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया तक आने का सी रूट फाइंड आउट किया जब उन्होंने अपनी शिप यहाँ पे उतारी। बिकॉज ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इतने वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, यानी मीन्स यहाँ के इतिहास को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, जो केरला में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे धर्मों को मानते हैं। जैसे कुछ जुडाइज़म को मानते हैं, कुछ इस्लाम को मानते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, कुछ हिंदुइज़म को मानते हैं, कुछ बुद्धिज़्म को मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए, यहाँ समुद्र है तो ऑब्वियस सी बात है फिशिंग तो होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जिस तरीके से जाल बिछाए जाते हैं ये एग्जैक्टली आपको ऐसे देखने मिलेंगे जैसे चाइनीज़ फिशिंग नेट है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज हियर फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, ठीक है। और यहाँ पे जो तलने के लिए जो यूटेंसिल, जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये जो चीना वर्ड जो है, ये चीना एग्जैक्टली ये जो चीन वर्ड जो है ये कहाँ से मिला है, इन्हें चाइना से मिला है। और यहाँ की जो ज़मीन है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर राइस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल है, राइस के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो राइस खाते हैं, फ़िश खाते हैं, समुद्र है इसलिए फ़िश मेजॉरिटी है उनके खाने में, और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है। अब देखो केरल को और लद्दाख को अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे लद्दाख एक डेजर्ट रीजन है, केरल जो है ये सीसोर रीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है सीसोर रीजन है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। केरल में समुद्र होने के कारण लोग फिश ज़्यादा खाते हैं, लद्दाख में समुद्र नहीं है या वो एक डेजर्ट एरिया है, पानी की कमतरता है, इस कारण वहाँ के लोग जो है वहाँ के लोग मीन्स एग्रीकल्चर कम कर पाते हैं तो वो वेजिटेबल भी ज़्यादा नहीं खा पाते। लेकिन वहाँ के लोग जैसे मीट ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वहाँ भेड़ बकरी ये सब पाली जाती है ना, उनसे दूध मिलता है तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा खाते हैं। तो देखो यही डाइवर्सिटी, यही डिफरेंस है कि ये दोनों पर्टिकुलर रीज़न आते हैं इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन कितना डिफरेंट है, ठीक है, कितना डिफरेंट है। वाइल केरल एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर, द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैव सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। तो देखो यहाँ देखा जाए तो केरल और लद्दाख ये दोनों जोग्राफिकल फीचर में बहुत अलग अलग है, लेकिन इनकी हिस्ट्री अगर उठा के देखी जाए तो इनकी हिस्ट्री में जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत सेम है, कि दोनों रीजन्स में चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आते थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से खरीदी, यहाँ कई बस गए, बसने के बाद कई लोग यहाँ पे मीन्स उन्होंने अडॉप्ट किया, यहाँ की कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया, कुछ अपने यहाँ पे दिए, इन पर्टिकुलर रीजन्स में दिए। इट वाज ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई केरला का जो जोग्राफी थी उस जोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कल्टीवेशन जो यानी मसालों का जो उत्पादन होता था या मसालों का जो कल्टीवेशन किया जाता था, है ना, वैसे ही लद्दाख के जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे ऊन का उत्पादन ज़्यादा किया जाता था, है ना। तो ये दोनों अपने अपने जोग्राफिकल कंडीशन या जोग्राफिकल लोकेशन के कारण जो भी कल्टीवेशन करते थे उन्होंने बाहर के ट्रेडर्स को अपने तरफ आकर्षित किया ताकि वो वहाँ पे आके उनके साथ ट्रेड करे या जिस भी तरीके से उनका मीन्स वहाँ पे आए, ठीक है। थस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। तो हिस्ट्री किसी भी रीजन के कल्चरल लाइफ को से जुड़े हुए उसके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल दोनों ही इन्फ्लुएंसेस बहुत मैटर करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो डाइवर्स कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है ये खाली पास्ट से ही नहीं आता, कई बार हमारे प्रेजेंट में भी, है ना, प्रेजेंट में भी हमें काम आता है। जैसे अब देखिए हम अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह तो ट्रैवल करते ही रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम जाते रहते हैं। तो हमारा कल्चर और हमारा ट्रेडिशन जो हमारे साथ हम लेके जाते हैं उसे हम धीरे धीरे हम नए कल्चर के साथ मिक्स होते हैं, कुछ हमारा होता है, कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं जो कि महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं यहाँ से मान लीजिए अगर असम गया, असम का कल्चर कुछ डिफरेंट है, तो मैं यहाँ से जो जाऊँगा हो सकता है कि मैं असम के हिसाब से खुद को कुछ पार्शियल लेवल पे ही ढाल पाऊँगा, है ना, सर्वाइवल के लिए कुछ पार्शियल लेवल पे ही ढाल पाऊँगा। और जहाँ और जिन चीज़ों में मुझे दिक्कत होगी वहाँ मैं अपने खुद के कल्चर को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये
बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी इसी तरीके से यहाँ वहाँ जाके जो कल्चर जो है वो शेयर करती है, तो इसी से क्या होता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है। अब आगे आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता, सॉरी विविधता में एकता। विविधता में एकता कैसे होती है, तो इंडिया जो है वो डाइवर्स नेशन है, हम सब जानते थे। जैसे इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ये रिकॉग्नाइज होती है, या मीन्स हम कह सकते हैं कि इंडिया की पहचान ही है उसकी विविधता, है ना, और इंडिया की ताकत भी उसकी विविधता है। ठीक है, तो जब जैसे हम जानते हैं कि जब अंग्रेज आए थे तो वो हम पे रूल, जब उन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया था या इंडिया पे रूल करना चालू किया था, तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट कल्चर हैं, है ना, मैन वुमेन, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजियस है, रिलीजनल बैकग्राउंड है ना। तो इनको अगर तोड़ दिया जाए तो इन पे रूल करना, यानी इन पे अधिकार जताना या इन पे रूल करना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो वुमन मैन, जो डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के या रीजनल बैकग्राउंड के, ये सब एक साथ आ गए। और एक साथ आने के बाद इन्होंने क्या किया, इंडिया के फ्रीडम के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स, 1000 की संख्या में, बहुत सारे यानी हज़ारों लाखों की संख्या में अंग्रेज़ों से टक्कर ली और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में आके वो एक साथ होके खड़े हुए। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर, they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they are so different and then continue to rule them. तो ये क्या हो गया कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन करना चालू किया, तो हम ये जितने भी डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग जो थे, ये सब एक साथ आ गए। और आने के बाद वो लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, वो एक साथ वो एक साथ आए, एक साथ अंग्रेज़ों से लड़े, एक साथ जेल भी गए, है ना, और बहुत अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों से उन्होंने लोहा भी लिया। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अंग्रेज़ों को ऐसा क्यों लगा कि वो उन पर शासन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी विविधता थी, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग रिलीजन थे। तो उनको ऐसा लगता था कि इनको तोड़ के हम इन लोगों में डिफरेंस ला के हम इन लोगों पे रूल कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। बट पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि भले वो कितने भी ज़्यादा अलग हों, कितने भी ज़्यादा डिफरेंट हो, है ना, या कितने भी ज़्यादा डाइवर्सिटी उनमें देखने के लिए मिले, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो पूरे एक होके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है, इस सॉन्ग को मैं अभी पढ़ तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ये सॉन्ग मैं आपको बता दूँ कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके बाद ये सॉन्ग लिखा गया था और इस सॉन्ग को गाया जाता है। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में जो हुआ था, जब एक ब्रिटिश ने बहुत निहत्थे लोगों के एक ग्रुप पे, यानी बैसाखी मनाने आए थे शायद वो, तो उन पे गोलियां चलवा दी थी और कई सारे लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए थे, कई मारे भी गए थे। मैन वुमेन, हिंदू, सिख और मुस्लिम, रिच और पुअर, सब प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो चुके थे। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है इसको कंपोज किया गया था उन्हीं की मेमोरी के लिए जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे, जो शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो ये जो सॉन्ग है ये एक तरीके का सिंबल है कि ये बताता है कि भले ही कितनी भी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में हो, कितनी भी ज़्यादा मात्रा में हमारे ट्रेडिशन में और हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी हो, लेकिन ये कहीं हम सब एक हैं, है ना, हम सब एक हमारी कंट्री को सर्व करते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? अगर आपको पता नहीं होगी, है ना, तो इट वाज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो ये जो हम कह सकते हैं कि आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, कि एक इंडियन फ्लैग की भी अपने आप में एक स्टोरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंबल है जिसमें ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए स्पेशली इस इंडियन फ्लैग को सॉरी डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इन हिज डिज़ाइन किया गया था।
अब आगे जैसे इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड्स. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even एनकरेज्ड. तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने जो एक बुक लिखी हुई थी जो बहुत फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, उसका हिंदी वर्जन भी आया हुआ है भारत एक खोज. उसमें जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा हुआ है कि इंडिया में जो यूनिटी है ना, जो इंडिया में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो किसी के ऊपर बाहर से थोपी नहीं गई है, ये अंदर से आई है, ये हमारे दिलों में बसी हुई है, हमारे अंदर से हमारी जड़ों में ये बसी हुई है. ठीक है, हमारे अंदर जो सहन शक्ति है, हमारा जो बिलीव है और हम जिन चीज़ों को मानते हैं, जिन बातों को मानते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें एनकरेज करते हैं कि हम एक हैं, है ना. भले ही हम में बहुत सारी वैरायटी हो, हमें डाइवर्सिटी हो, लेकिन हम एक हैं, हम एक राष्ट्र के लिए खड़े हैं. ठीक है. इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और ये नेहरू ही थे जिन्होंने ये फ्रेज दिया हुआ था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मीन्स इसका मतलब होता है आपका क्या, विविधता में एकता की. ये बहुत विविध, हमारा भारत विविधताओं से परिपूर्ण है, लेकिन हम सब में एकता है, हम एक हैं, और यही हमारी कंट्री को दर्शाता है. ठीक है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. और ये चैप्टर जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है. और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.